जंग के बीच अब इजराइल के अंदर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नेतन्याहू ने ईरान को सीधे चुनौती देकर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसे संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि पहले इजराइल का सामना हमास या हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी से होता था, लेकिन अब पहली बार ईरान सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। और यही वजह है कि इस जंग की कीमत इजराइल के शहरों और अर्थव्यवस्था दोनों को चुकानी पड़ रही है। Trump and Netanyahu's obvious attempts to push regime change are unacceptable, and it's ultimately the Iranian people and people across the Middle East and all people who are going to suffer the most from this war. तेल अवीव और वेस्ट बैंक में रात भर फिर एक बार एयर रेड सायरन गूंज उठे। ईरान की तरफ से दागी गई नई मिसाइलों की खेप को इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट किया, जिससे आसमान में कई धमाके सुनाई दिए। इस जंग ने इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल आयरन डोम की भी परीक्षा ले ली है। मिसाइल और ड्रोन की बड़ी संख्या इस सिस्टम पर भी भारी दबाव डाल रही है। हालांकि इजराइल के कई हमलों को नाकाम किया गया है, लेकिन हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों रुपए तक बताई जा रही है। उधर आसमानी जंग लड़ने वाले ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया कि वो जरूरत पड़ने पर ग्राउंड पर अपने सैनिकों को उतारेंगे, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। Are you sending ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, that's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम माना जाता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, विकसित किया है। अगर ये जंग लंबी खींची तो ईरान मिसाइल और ड्रोन की बड़ी संख्या से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर और दबाव बना सकता है। माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। शाहिद और मोहाजिर जैसे ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और विस्फोटक लेकर सीधे टारगेट पर हमला करने में सक्षम हैं। इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया है। यानी ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों तक पहुंच सकती है। एक पल को तेल अवीव की सड़कों पर जिंदगी फिर पटरी पर लौटती दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल आसमान में खतरा मंडराने लगता है। भले ही ईरान के दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हों, लेकिन तेहरान ने तेल अवीव की रातों की नींदें उड़ा रखी है। इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टकराव लंबा खींच जाता है तो तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई देश अब इस टकराव को रोकने की अपील कर रहे हैं। פעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת, גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו, לא יאונה לו כל רע. מי שלא יעשה זאת, दमो बेरोशो। मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हर रात नई आशंका लेकर आती है। कहीं आसमान में चमकती इंटरसेप्टर की लकीरें हैं, तो कहीं धमाकों की गूंज के बीच जीवन को संभालने की कोशिश। फिलहाल दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही ऐसे कोई संकेत दे रहे हैं। ऐसे में ये जंग सिर्फ सीमाओं के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके की स्थिरता और वैश्विक राजनीति के लिए एक नई परीक्षा बनती जा रही है।